नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो मुंबई से। मैं हूं पूजा भारद्वाज। आप सभी दर्शकों को जन्माष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं। देश भर में ये त्यौहार धूमधाम से मनाया जा रहा है, मंदिर सजे हुए हैं, लेकिन मुंबई महाराष्ट्र में जो रौनक है वो न के बराबर है। इस वक्त आप देख सकते हैं हम मुंबई में जुहू स्थित इस्कॉन मंदिर के बिल्कुल बाहर हैं। ये दरवाज़ा आपको बंद नज़र आ रहा है। ऐसे तमाम जो मंदिर हैं बंद हैं। श्रद्धालु यहाँ पर आप देखें पहुँच रहे हैं, कुछ देर के लिए नमन करके फिर जा रहे हैं। कुछ लोग जिन्होंने ऑनलाइन बुकिंग की है प्रसाद की, वो अपना प्रसाद लेकर जा रहे हैं। तो इस तरह से तमाम मंदिर जो बंद हैं उसको लेकर बीजेपी ने शंखनाद प्रदर्शन की आज शुरुआत की है। महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों में मंदिरों के बाहर उन्होंने प्रदर्शन किया है और कई नेताओं ने अपनी गिरफ्तारी दी। तो आज किस तरह से दिन भर जन्माष्टमी के मौके पर यह प्रदर्शन चलता रहा बीजेपी की ओर से, सुनील सिंह की इस रिपोर्ट में देखिए। ये शंखनाद मुंबई और महाराष्ट्र के मंदिरों को खुलवाने के लिए है। बीजेपी के धार्मिक और आध्यात्मिक प्रकोष्ठ ने सोमवार का दिन होने से ज्यादातर शंकर मंदिरों में प्रवेश का कार्यक्रम रखा था। मुंबई में बीजेपी के बड़े नेता सुधीर मुनगंटीवार ने बाबूनाथ मंदिर के सामने आंदोलन का नेतृत्व किया। जब 2 डोज लेने के बाद लोकल में जा सकते हैं तो आप कह सकते थे कि 2 डोज वालों को मंदिर में जाने की इजाजत है, लेकिन महाराष्ट्र को मध्य राष्ट्र करने वाली ये दुष्ट बुद्धि की सरकार है। सत्ता की मस्ती आई है, इसलिए हम भगवान से प्रार्थना करने आए हैं कि भगवान इस सरकार को सद्बुद्धि दे, वरना हमें शक्ति दे कि इस सरकार को जनतांत्रिक तरीके से बदल दे। इस दौरान पुलिस ने मंदिरों के सामने कड़ा सुरक्षा बंदोबस्त कर रखा था। खुद डीसीपी जो है यहाँ पर इस पूरे सिचुएशन की निगरानी कर रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सर, कुछ बता पाएंगे किस तरह का बंदोबस्त है और क्या लोगों को अंदर जाने दिया जाएगा मंदिर में? अभी कोविड की जो गाइडलाइंस हैं उनको हमें फॉलो करना है और उस हिसाब से हमने कोई भी इलीगल काम ना हो, गैर कानूनी काम ना हो, उस हिसाब से हमने बंदोबस्त लगाया। कोई नेता अगर आना चाहे, प्रवेश करना चाहे कार्यकर्ता, तो जाने देंगे? नहीं, जो कोविड की गाइडलाइंस है उसके हिसाब से ही हम उसकी अमलबजावनी करेंगे और उसको एनफोर्स करेंगे। डीसीपी अपने अशोक हैं जो बता रहे हैं कि जो कोविड प्रोटोकॉल है उसी का यहाँ पर पालन करने जाएगा, किसी को भी कानून तोड़ने नहीं दिया जाएगा। आप देखिए, यदि हम मंदिर खोलते हैं तो वहाँ भीड़ को नियंत्रण करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये लोगों की आस्था और भावनाओं से जुड़ा है। अगर लाखों लोग आ गए तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? मंदिर की तरह ही दही हंडी का भी मामला राज्य में उलझा है। ठाकरे सरकार ने कोरोना को देखते हुए राज्य में दही हंडी उत्सव पर भी पाबंदी लगा दी है, जबकि बीजेपी और एमएनएस उत्सव करने पर अड़े हुए हैं। सामान्य दिनों में इस मैदान में दही हंडी का शोर होता, लेकिन कोविड ने सब कुछ बदल कर रख दिया और लगातार दूसरे साल दही हंडी को इजाज़त नहीं है। लिहाजा ये मैदान तो शांत है, लेकिन दही हंडी को लेकर राजनीति में शोर है। मुंबई से कैमरामैन प्रवीण रोहित से सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और हरियाणा सरकार करनाल एसडीएम के बचाव में खड़ी हो गई है। राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि शब्दों का चयन गलत था, लेकिन सख्ती भी जरूरी है। इधर डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि अगर पर्याप्त जानकारी मिलती है तो एसडीएम के खिलाफ कार्रवाई होगी। लहूलुहान किसान और बदजुबान अफसर, जो भी हो, जहां से इससे कोई भी पैदावार किसी तरह का स्पष्ट कर देता हूँ, सर छोड़ देता हूँ। मैं ड्यूटी मैजिस्ट्रेट को लिखित में बता रहा हूँ। कोई डाउट? कोई जाएगा इसको बीच करके सीधे उठा के मारना पीछे। करनाल में आंदोलन कर रहे किसानों को लेकर एसडीएम के इस रवैये को लेकर हरियाणा सरकार भी पटी दिख रही है। मुख्यमंत्री कहते हैं शब्द गलत थे, इरादा सही। उप मुख्यमंत्री का दावा है कि कार्रवाई होगी। सख्ती करना तो उनका काम है, लेकिन शब्दों का चयन संभल के करना चाहिए। और जब लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए फोर्सेस काम करती हैं तो क्या क्या नहीं होता है, सारी सख्ती उपयोग की जाती है। प्रश्न ये नहीं है कार्रवाई हो गया नहीं है तो ये एडमिनिस्ट्रेशन पहले देखेगा, हम बाद में देखेंगे। मैं ही कह रहा हूं कि उनको ये शब्द नहीं बोलने चाहिए थे, लेकिन सख्ती नहीं बरतनी चाहिए थी, ये तो नहीं है। जो बातें कही गई है और बाद में भी शायद कोई क्लैरिफिकेशन आई कि 2 दिन से नहीं सो पाए, सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, तब भी उनकी ट्रेनिंग का एक बड़ा अहम हिस्सा है जिसके अंदर उनको इंटीग्रिटी और अपने एक्शंस को बैलेंस करने के लिए किया जाता है। जरूर कार्रवाई होगी। इधर शनिवार को किसानों पर हुए लाठीचार्ज के बाद करनाल की अनाज मंडी में किसानों की महापंचायत हुई। उन किसानों को मंच पर बिठाया गया जो लाठीचार्ज में घायल हुए हैं। किसानों ने दावा किया कि पुलिस के लाठीचार्ज में एक किसान की मौत भी हो गई है।
महापंचायत में एसडीएम पर हत्या का मुकदमा चलाने की मांग की गई। जिन लोगों ने ज्यादती की वो एसडीएम और जिन लोगों ने सिरों में लठ मारे हैं और जिन लोगों ने सिर में लठ मारने का ऑर्डर दिया है और जिससे हमारे किसान की हत्या भी हो गई है, किसान शहीद भी हो गया है, उनके ऊपर क्या कार्रवाई की जाए, उनके ऊपर कार्रवाई करवाने के लिए हमने क्या करना है, एक, और दूसरा इस आंदोलन में हमने अगला कदम क्या लेना है, दो। किस तरह से यहाँ के अधिकारी ऑर्डर दे रहे हैं कि लाठी पैरों में नहीं सिर फूटना चाहिए, तो ये तो अधिकारी, इनकी तो जांच होनी चाहिए कि कहां से हैं। ये हमको खालिस्तानी कहते हैं, हमको पाकिस्तानी कहोगे तो हम इनको कहेंगे कि सरकारी तालिबानों का देश में कब्जा हो चुका है, ये सरकारी तालिबानी है। लेकिन हरियाणा सरकार के अलावा प्रशासन का रुख भी अपने अफसर को लेकर नर्म है। करनाल के डीएम निशांत यादव ने एसडीएम आयुष सिन्हा के शब्द चयन पर खेद जताया, मगर कहा कि वो एक संजीदा अफसर हैं और उनके इरादे ठीक थे। सर्वप्रथम तो चूंकि उस वीडियो की जो लैंग्वेज है वो उसमें कुछ शब्द ऐसे हैं जो नहीं होने चाहिए थे, और उसमें इस वजह से प्रशासन का करनाल में मुखिया होने के नाते उन वर्ड्स पे मैं खेद प्रकट करता हूं। सिंसियर ऑफिसर हैं, अपराइट ऑफिसर हैं, और हीट ऑफ द मोमेंट में जब ब्रीफिंग कर रहे थे तो उनसे वो कुछ शब्द निकले जो नहीं निकलने चाहिए थे। अब सवाल है दुष्यंत चौटाला क्या करेंगे? अफसर के खिलाफ कार्रवाई के उनके आश्वासन का क्या होगा? और क्या हरियाणा के किसान इस दमन के बाद आंदोलन और तेज नहीं करेंगे? बंगाल के विधानसभा चुनाव में संयुक्त किसान मोर्चा के लीडर्स ने कलकत्ता और बंगाल के अलग इलाकों में जाकर भाजपा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था और भाजपा वहां पर सत्ता में नहीं आ पाई थी। अब हरियाणा में इस साल पंचायत चुनाव है, पंजाब और यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव है। ऐसे में आगे आने वाले दिनों में इन राजनेताओं को किसानों का विरोध भी झेलना पड़ेगा, लेकिन सरकारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि करनाल जैसी घटना दोबारा ना हो। चंडीगढ़ से मोहम्मद गजाली, एनडीटीवी इंडिया। और टोक्यो पैरालंपिक में जैवलिन थ्रो में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले और गोल्ड मेडल जीतने वाले सुमित के घर पर किस तरह से रहा जश्न का माहौल, दिखाएंगे आपको एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए सिटी सेंटर शो। और टोक्यो पैरालंपिक में भारत को दूसरा गोल्ड मेडल मिला है। सुमित एंटल ने जैवलिन में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हुए गोल्ड मेडल जीता है। सुमित ने 68.55 मीटर जैवलिन फेंककर नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। आज ही शूटिंग में अवनी लखेड़ा ने गोल्ड मेडल जीता है। अवनी ने 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड ही नहीं जीता बल्कि वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी की है। पैरालंपिक्स में एक बार फिर सुमित एंटल ने जैवलिन के जरिए भारत का नाम रोशन किया। सुमित, सबसे बड़ी बात की राष्ट्रगान होना और फ्लैग का ऊपर जाना आपके जरिए, ये बहुत कम समय में आपके लिए जिस दौर से आप गुजरे हैं, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी आपके जीवन का सबसे बड़ा लम्हा कहेंगे इसे? बिल्कुल सर, अब तक का ये सबसे बड़ा लम्हा है मेरी लाइफ में। मेरे को जैवलिन बहुत कम टाइम हुआ, लेकिन उस कम टाइम में मेरे कोचेज ने बहुत ज्यादा मेहनत की है मेरे ऊपर। कई बार तो ऐसा हुआ है कि हमने 11-12 घंटे मेहनत की है एक दिन में, क्योंकि बेस तैयार करना खिलाड़ी का। और अभी जैसे आगे की बात करें तो मैं काफी अच्छी थ्रोज देख रहा हूँ अपने फ्यूचर में। मैं कोशिश करना चाहता हूँ कि अपने 80 मीटर का मार्क एक बार टच जरूर करना चाहता हूँ। आप इस वक्त किसको सबसे ज्यादा याद कर रहे हैं? इसको किसको डेडिकेट करना चाहते हैं इस मेडल को? और मेडल को आप हमारे एनडीटीवी के दर्शकों के लिए दिखाइए। आपको लाखों करोड़ों दर्शक देखना चाहते हैं और कोई आप मैसेज देना चाहते हैं सबको अपने जीवन के जरिए, आप रोल मॉडल हैं। याद की बात करें तो सर, अभी मैं अपने फादर को बहुत ज्यादा मिस कर रहा हूँ, जो 2004 में हमने खो दिए थे। और मैसेज की अगर जो बात करें तो डेडिकेट तो मैं पूरे देश को ही करना चाहूंगा ये मेडल। और क्योंकि दुआएं भी बहुत ज्यादा थी मेरे साथ, दुआओं ने भी बहुत ज्यादा वर्क किया है। क्योंकि आज तक मैंने जो एक पावर सी मेरे पीछे फील हुई, आज जो कंपटीशन में मैंने कभी फील नहीं की अपने पीछे। मेरे को ऐसा लगा कि कुछ चीज है जो मेरे को
फोर्स कर रही है अपनी परफॉर्मेंस और बढ़ाने पे, क्योंकि जितना एग्रेसिव मैं आज था ग्राउंड पे, जो मेरे क्लोज हैं उनको पता है कि मैं कभी एग्रेसिव नहीं होता ग्राउंड पे। तो नवल सर बोलते थे कि वो एक एग्रेशन की कमी है तेरे अंदर, तो शायद अब वो बोले कि हाँ यही एग्रेशन की वो बात कर रहे थे। और मैसेज की अगर जो बात करें तो मैसेज तो यही कहूंगा कि आप किसी भी फील्ड में हो मेहनत करो, और सच्चे दिल से मेहनत करोगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकती। बिल्कुल, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। इस जज्बे के साथ खेला जाए तो आप बहुत तरक्की करें, बहुत दुआएं आपको लगी हैं और लोगों का प्यार आपको मिल रहा है और आप स्टार बन गए हैं। बस अपना जो अपने पांव आप जमीन पे रखिएगा, आप बहुत आगे जाएंगे जिस तरीके की आप बात करते हैं, और बहुत अच्छा आपने प्रदर्शन किया है। हमसे बात करने का बेहद शुक्रिया और थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू सो मच। और अब आइए आपको दिखाते हैं कोलकाता के न्यू टाउन में बने सबवे को किस तरह से नया रूप दिया गया है। सबवे की दीवारों पर संस्कृति और इतिहास से जुड़े चित्र लगाए गए हैं। शहर के विकास बोर्ड ने न्यू टाउन में बिस्वा बंगला गेट क्रॉसिंग पर एक नए पैदल यात्रियों के लिए बने सबवे की दीवारों पर ये चित्रकारी की है। न्यू टाउन कोलकाता विकास प्राधिकरण ने हावड़ा ब्रिज, दक्षिणेश्वर मंदिर, बेलूर मठ और विक्टोरिया मेमोरियल जैसी प्रतिष्ठित शहर संरचनाओं की छवियां लगाई हैं। सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाते जाते इन तस्वीरों के साथ आपको छोड़े जाते हैं मुंबई के इस्कॉन टेम्पल के बाहर। आप देखें किस तरह से मंदिर भले ही बंद है, धार्मिक स्थल बंद है, लेकिन मंदिरों के बाहर जन्माष्टमी के मौके पर श्रद्धालु इस वक्त भी इस संख्या में इकट्ठे हैं। इन तस्वीरों के साथ दीजिए इजाजत। पूरी टीम को खबरों के लिए देखते रहें एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।